हाँ, हेलो बच्चों। तो हम लोग बात कर रहे थे कि पढ़ना क्या है आपको फर्स्ट बुक और सेकंड बुक में। तो बिना देरी करते हुए हम लोग फर्स्ट बुक के टॉपिक्स पर बात करते हैं, क्योंकि आपका एक-एक समय, एक-एक सेकंड बहुत कीमती है, तो बातें भी कीमती ही होनी चाहिए। तो सबसे पहला बुक जो आप देखते हैं, मैंने बोला आपको कि वो डेडिकेटेड है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म को। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म में मैंने आपको बताया कि उसमें 3 सेक्शंस हैं। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सेक्शन है, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी है और एक मैग्नेटिक सेक्शन है। तो इन तीनों सेक्शन पे हम लोग बात करेंगे, तो जिससे हमारा फर्स्ट बुक कंप्लीट हो जाएगा। तो पहला जो सेक्शन हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसको कि आप लोग स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। इसमें चार्ज एट रेस्ट इन कंडीशन में रहेगा। चार्ज हमेशा स्थिर रहेगा, तो उनका जो रोल हो रहा होता है और उन सारे स्थिर चार्ज की वजह से जो एक सिनेरियोज जनरेट्स हो रहा होता है, उन सारी चीज़ों को आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत पड़ेगा। दूसरा सेक्शन जो देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी, जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगेगा, तो वो हमारा क्या होगा, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट्स करेगा और उसके द्वारा जो हमारा फील्ड बनेगा वो एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये दोनों सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। तीसरा अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सेक्शन रहता है, जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में हम लोग बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक्चुअली में क्या हो रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर जब सुपर इम्पोज हो जाएंगे, एक दूसरे पे अध्यारोपित हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जनरेशन करेगा, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की बातें करेंगे। तो हम लोग धीरे धीरे वहाँ तक पहुँच जाएंगे। कोशिश करूँगा इसमें लेक्चर में पूरे फर्स्ट बुक्स की बातें कर लूँ कि उसमें क्या पढ़ना होगा और क्या नहीं पढ़ना होगा और कैसे आप उसे पूरी तरीक़े से कंप्लीट करेंगे। तो बिना समय को गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें चार्ज एट रेस्ट कंडीशन में रहेगा। और जब भी चार्ज रेस्ट कंडीशन में रहेगा, तो वो बच्चों ध्यान रखना कि वो क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, वो एक विद्युत क्षेत्र का निर्माण करेगा। तो चार्ज एक्चुअली में होता क्या है, चार्ज एक किसी भी बॉडी का गुण है, जिसके आने से वो किसी दूसरे बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करने लगता है। अब अट्रैक्ट और रिपेल का कंसेप्ट क्या है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था कि जो है कि लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहा होता है, रिपेल कर रहा होता है, और अनलाइक चार्ज दूसरे को क्या कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो ध्यान रखना है कि समान चार्ज पर क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, और विपरीत चार्ज पर क्या होगा, असमान चार्ज पर क्या होगा, आकर्षण होगा। तो इस आकर्षण और विकर्षण के बाद हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि, तो मैंने बात किया कि आकर्षण होगा, लाइक चार्ज पर क्या होगा, हमारा बच्चों प्रतिकर्षण होगा, और अनलाइक चार्ज पर क्या होगा, आकर्षण होगा। तो आकर्षण विकर्षण कितना स्ट्रॉन्ग होगा, इस बारे में बात किया था कोलॉम्ब ने। और कोलॉम्ब ने बताया कि जो है ना कि कितना अट्रैक्टिव फोर्स होगा दो चार्ज के बीच में, और कितना रिपल्सिव फोर्स होगा। तो उन्होंने कोलॉम्ब्स का लॉ दिया, जो कि बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि दो चार्ज यदि कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए होंगे, आर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, और एक का मैग्नीट्यूड Q1 और Q2 है, तो उन दोनों के बीच लगने वाला अट्रैक्शन और रिपल्सिव फोर्स उन दोनों के चार्ज के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होगा। इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ प्रोडक्ट मतलब गुणनफल का उन्होंने पहला नियम दिया, और उन्होंने लिखा कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2। और फाइनली जब उन्होंने बताया कि उन दोनों के चार्ज के बीच की दूरी के भी क्या होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, मीन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा, वो व्युत्क्रम के नियम को फॉलो करेगा। इसलिए वो फोर्स को लिखता है कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1/r²। और इन दोनों को जब आप इक्वेट करते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट को और व्युत्क्रम के नियम को, तो इन इन्वर्स स्क्वायर लॉ को, तो आपको मिलता है एक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू हम लोग लेते हैं 1/4πε0 लेते हैं, जिससे फोर्स बन जाता है हमारा 1/4π Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। लेकिन बात यहाँ पे दरअसल ये है बच्चों, कि जो हम लोग देखते हैं यहाँ पर 1/4π, इसको हम लोग K कहते हैं, कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है, मीन्स इलास्टिक कांस्टेंट, सॉरी एक इलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। तो इस कांस्टेंट का वैल्यू हम लोग ले रहे होते हैं, वो एक्सपेरिमेंटली डिसाइड किया जा रहा होता है 9 × 10⁹ तो मेनली मेरा कहने का मतलब है बच्चों कि यहाँ पर एक कूलॉम्ब लॉ आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, और इसका एक डेरिवेशन, और इनसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि दो चार्ज ज़रूरी नहीं है कि वो वैक्यूम में ही रखा जाए, वो किसी न किसी अदर मीडियम में भी रखा जा सकता है। तो उन सब के बीच भी एक क्या लग रहा होता है, फोर्स लगेगा, वो फैक्टर्स डिसाइड करेगा, वो मीडियम भी उनको इफेक्ट करेगा, वो उस फोर्स को क्या कर सकता है, रिड्यूस कर सकता है। जितना भी उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा, परावैद्युतांक होगा, तो उस फैक्टर से उसको कम कर देगा, मीन्स एप्सिलॉन आर से उसको क्या कर देगा, वो एक्चुअली में उसको कम करेगा। इसलिए हम लोग फोर्स का फंक्शन लिखते हैं
1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 इंटू Q2 अपन आर स्क्वायर लिख रहे होते हैं। तो इस फंक्शन से क्या कर रहा होता है, हमारा कूलम्ब्स लॉ वेरी करता है। लेकिन कूलम्ब्स लॉ के से ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में रेलेवेंट पूछने का ज़्यादा प्रबल संभावना होता है, वो होता है वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ। तो आप ध्यान में रखें बच्चों कि वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ क्या हो रहा होता है कि पोजीशन वेक्टर हम लोग लेते हैं कि कहाँ पर Q1 का पोजीशन है, कहाँ Q2 का पोजीशन है, और उसको हम लोग डायग्राम से डिनोट करके उसका फंक्शन बेसिकली ऐसे लिखा जा रहा होता है। दो फोर्सेस बेसिकली लिया जा रहा होता है, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ का जो हम लोग स्केलर फंक्शन देखते हैं वो हमें डायरेक्शन नहीं दे रहा होता है। तो डायरेक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उसमें लिखना पड़ता है कि फोर्स 1 ड्यू टू 2 फैक्टर्स क्या होगा, या फोर्स 2 ड्यू टू 1 फैक्टर क्या होगा। तो फोर्स 1 ड्यू टू 2 फैक्टर लिखते हैं 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर इंटू Q1 इंटू Q2 इंटू वेक्टर R1 माइनस R2 डिवाइडेड बाय वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का मोड का होल क्यूब, क्योंकि ये फोर्स 1 ड्यू टू 2 होता है। इसी तरह से फोर्स 2 ड्यू टू 1 निकाले जा रहे होते हैं, जो कि वेक्टर फॉर्म हो रहे होते हैं। उनको भी लिखा जाता है 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन आर R2 वैक्ट Q1 इंटू Q2 इंटू R2 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर डिवाइडेड बाय R2 वैक्टर माइनस R1 वैक्टर का मोड का होल क्यूब लिखे जा रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे जो है हम लोग कैसे वेक्टर में डिवाइड कर रहे होते हैं, एक वेक्टर फॉर्म द कूलम्ब लॉ। मीन्स कहने का मतलब है कि आपके कूलम्ब लॉ में कूलम्ब्स लॉ तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ आपके वेक्टर्स फॉर्म ऑफ द कूलम्ब लॉ भी इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद जैसे आप कूलम्ब लॉ को कंसंट्रेट कर लेते हैं तो आपका टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बच्चों हो रहा होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। फोर्स पर यूनिट चार्ज को हम लोग क्या कह रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कह रहे होते हैं। इसको मैथमेटिकली हम लोग लिखते हैं फोर्स अपॉन Q0 लिखते हैं। मीन्स यूनिट चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस किए जा रहे होते हैं उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। उसका यूनिट हम लोग कूलम्ब न्यूटन पर कूलम्ब ले रहे होते हैं। और इसको मैथमेटिकली जब हम लोग लिखते हैं तो लिखते हैं 1/4 एप्सिलॉन 0 इंटू Q/r² लिखे जा रहे होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ओनली एंड ओनली सोर्स चार्ज पर डिपेंड कर रहा होता है, एक्सपेरिमेंटल चार्ज पर डिपेंड नहीं कर रहा होता है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी सोर्स चार्ज के अराउंड एक फील्ड जनरेट्स हो रहे होते हैं। उस फील्ड में कोई भी एक्सपेरिमेंटल चार्ज जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 होता है, वो लाने पर जो फोर्स को फील करता है वही फोर्स एक्चुअली में क्या हो रहा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम लोग ई वेक्टर से डिनोट कर रहे होते हैं और मैथमेटिकली उनको लिखते हैं फोर्स अपॉन Q0 लिखते हैं बच्चों, फोर्स अपॉन Q0। फोर्स का वैल्यू तो आप जानते हैं कितना होता है, K/Q1 इंटू Q2 अपॉन R²। और क्योंकि एक्सपेरिमेंटल चार्ज पर जो फोर्स लग रहा होगा इसलिए Q2 का वैल्यू भी Q0 हो जाएगा, और नीचे भी Q0 होगा तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका वैल्यू आएगा K इंटू Q/r²। और जब K का वैल्यू रखिएगा तो आएगा 1/4 एप्सिलॉन 0। यदि मीडियम में रखिएगा तो एप्सिलॉन आर भी इनबिल्ट होगा और Q/r² होगा। इससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल पाएंगे। कहने का मतलब है बच्चों कि आप जितना फोर्सेस पे सवाल बनाते हैं उसी तरह के सारे फंक्शन आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पर भी बना सकते हैं। न्यूमेरिकल्स तो बताना संभव है नहीं अभी, लेकिन फिर भी मैं इतना कंसेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप सुनने से ही आप सारे बातों को समझ पाएंगे कि एक्चुअली में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि जस्ट लाइक कि उन बच्चों के लिए भी ये वीडियोज़ है जो बहुत अच्छा से पढ़ चुका है लेकिन रिवीजन करने के लिए उसको समय नहीं मिल रहा है, कुछ ऐसा सुनना चाहता है बहुत स्पीड में, बहुत फास्ट में, बहुत रिपीटली, तो भी वो बच्चों इसके साथ जा सकता है और उनको ये समझ डेवलप हो पाएगा कि एक्चुअली में मैं क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे क्लियर हो जा रहा होता है तो फिर आप एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फर्स्ट चैप्टर में आ रहा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, वो क्या रहा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पूछ रहा होता है कि क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो हम लोग जानते हैं उसका कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के गुण होते हैं जो आपको याद होना चाहिए, जो लिखना होगा, पिक्टोरियल फॉर्म में भी ड्राइव करना पड़ता है। तो इसमें कुछ बातें हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है ओरिजिनेट हमेशा कहाँ से होता है, पॉजिटिव और इन्फिनिटी से होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट कहाँ हो रहा होता है, नेगेटिव और इन्फिनिटी पर हो रहा होता है। तो पहला कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फोर्स लाइन या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लाइन एक्चुअली में यही हो रहा होता है। दूसरी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हो रहा होता है वो क्या हो रहा होता है, मे बी कर्व हो सकता है, वो कर्व में भी हो सकता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कर्व पर जो एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो हमको इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन दे रहा होता है। एक खास बात है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की होती है, वो कभी दूसरे को इंटरसेप्ट नहीं करती है, इसलिए हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेप्ट टू ईच अदर। फाइनली एक और जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो रहा होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप में एग्जिट्स नहीं करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है और कंजर्वेटिव फोर्स का क्लोज लूप में वर्क डन क्या हो रहे होते हैं, ज़ीरो हो रहे होते हैं। लेकिन जब आप कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स के द्वारा जो वर्क डन हो रहा होता है वो ज़ीरो नहीं होगा।
है ना, E इंटू टू पाई आर के फंक्शन में उसका वर्क आ जाएगा, ए क्यू इंटू टू पाई आर के रिस्पेक्ट में आ जाएगा। जैसे हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये कुछ करैक्टर्स आपको लिखने होंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो डायपोल्स का क्या होता है वो भी आपको ध्यान रखना होगा कि पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ जाएगा, है ना। और जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स का डेंसिटी ज़्यादा होगा वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। मतलब डेंसिटी जहाँ ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ज़्यादा कहाँ होंगे, वहाँ पर जो है हमारा क्या होगा, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इस हिसाब से भी आप करैक्टर्स ध्यान में रख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स के करैक्टर के बाद जो आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है वो आगे आप पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए। तो उस पर मैं बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक डायपोल एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, इसके बारे में हम लोग पहले बात करते हैं और समझते हैं कि एक्चुअली में इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग कैसे समझेंगे। उसमें क्या हो रहा होता है कि दो चार्ज सेम अमाउंट का बट अपोजिट नेचर का बहुत ही जब स्मॉल डिस्टेंस पर लाई करता है तो वो एक सिस्टम क्रिएट करता है। उस सिस्टम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। जैसे NaCl, सोडियम पर हम लोग जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है और क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये बहुत ही स्मॉलेस्ट डिस्टेंस पर लाई कर रहा होता है और उन दोनों का चार्ज का नेचर केवल अपोजिट होता है बट मैग्नीट्यूड सेम होता है। दोनों पर एकदम सेम अमाउंट में चार्ज होते हैं, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे रहते हैं, इसलिए वो एक सिस्टम क्रिएट करते हैं। उस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। बट इलेक्ट्रिक डायपोल कितना पावरफुल है इसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से। वो इलेक्ट्रिक डायपोल कितना स्ट्रेंथ वाला है, कितना पावरफुल है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे हम लोग पता करते हैं, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग पी वेक्टर से लिखते हैं। और पी वेक्टर का वैल्यू होता है कि उन दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज लेते हैं और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। इसलिए हम लोग पी वेक्टर इक्वल टू लिखते हैं Q इंटू 2L। अब यहाँ पे बोलोगे 2L क्या होता है, 2L ही डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज है, एक प्लस क्यू चार्ज और एक माइनस क्यू चार्ज के बीच के डिस्टेंस को 2L लिया जाता है। इसलिए जाता है कि डेरिवेशन में आपको बहुत ईजिली और आसानी से आप उसको समझ पाएंगे, इसलिए इसको 2L लिया जाता है। डिस्टेंस इतना मिनिमम भी हो जाता है कि उसको 2L कंसिडर करना चाहिए, बट डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उन्हें 2L लिया जाता है। बट 2L वहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेज है। तो हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का वैल्यू क्या हो रहा होता है, Q इंटू 2L हो रहा होता है, पी वेक्टर इक्वल टू हो रहा होता है Q इंटू 2L। और इसका यदि यूनिट की बातें करूँ तो कूलम मीटर हो रहा होता है। लेकिन इलेक्ट्रिक डायपोल की ये बातें इंपॉर्टेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा होता है इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए और बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो हम लोग समझते हैं कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की वजह से जो है, इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल, तो इसका 3 कंडीशन होता है कि जब एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स जो है जब इलेक्ट्रिक डायपोल के एक्सियल पोजीशन पर होगा तो इलेक्ट्रिक डायपोल कितना होगा, मीन्स उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एक्सियल पोजीशन बोलते हैं या इक्वेटरी इंडाउन पोजीशंस कहते हैं। और दूसरा केस होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, मीन्स जब वो परपेंडिकुलरली कोई भी पॉइंट्स जब इलेक्ट्रिक डायपोल के होते हैं एग्जैक्ट परपेंडिकुलर्स, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो रहा होता है। और एक फंक्शन हो रहा होता है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल जब आपका क्या हो रहा होता है, एनी पॉइंट पर होता है, किसी भी डायपोल पर 3 पोजीशन संभव हो पा रहा होता है। पहला, एक उसी डायपोल के एक्सिस पर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, और जब उसी डायपोल के एकदम परपेंडिकुलर पोजीशन पे होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। और तीसरा जो होता है कब, जब इलेक्ट्रिक डायपोल किसी भी पोजीशन पर होगा, मीन्स एनी पोजीशन पर होगा, तो उसका इलेक्ट्रिक डायपोल कितना होगा। तो ये तीनों चारों कंडीशंस पर जो है, 3 कंडीशंस पे जो है इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपसे पूछे जा सकते हैं। और ये बहुत ही बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं इस पर बातें करता हूँ एक्चुअली में आप क्या करोगे। इलेक्ट्रिक डायपोल में हम लोग
पहला कंडीशंस को हम लोग डील करेंगे कि जब चार्ज इलेक्ट्रिक डायपोल में कोई एक्सपेरिमेंटल पॉइंट जब एक्सियल पोजीशन पर होगा तो कैसे होगा। तो आप एक इलेक्ट्रिक डायपोल का पिक्चर्स बनाते हैं, उसके वजह से पहला चार्ज की वजह से उस पे लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, दूसरे चार्ज की वजह से लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, और सेंटर्स ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल से आप एक डिस्टेंस आर कैलकुलेट करते हैं। तो एक चार्ज जो कि आपका पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, उसके पास से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो आर का जो वैल्यू होगा वो हमारा आर प्लस एल हो जाएगा, और एक चार्ज की वजह से उसका वैल्यू हो जाएगा आर माइनस एल हो जाएगा। बाकी चार्ज पता है तो दोनों की वजह से E1 और E2 फाइंड कर लेंगे, और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर है तो एक अट्रैक्ट कर रहा होगा, एक रिपेल कर रहा होगा, दोनों को आप सम कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू साइन, तो ऑटोमेटिकली आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल आ जाएगा, जिसका वैल्यू आप यदि कैलकुलेट करेंगे पूरा मैथमेटिकली आएगा 2p आर क्यूब आ जाएगा बच्चों। तो इस तरीके से जो है वह इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल निकाल सकते हैं। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल पोजीशन निकाल लेते हैं कि के पी बाई आर क्यूब जब फाइंड कर लेते हैं तो बचता है कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल हो बट वो इक्वेटोरियल पोजीशन पर हो, परपेंडिकुलर पोजीशंस पे हो, तो उनके लिए आपको करना होगा क्या, एक डायपोल्स लेना होगा और उसके परपेंडिकुलर पोजीशंस पे क्या लेना होगा, पॉइंट लेना होगा, और उन दोनों वेक्टर के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखना होगा, जिसका वैल्यू आपका आएगा के पी बाय आर क्यूब आ जाएगा। मीन्स इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है वो एक्सेल पोजीशन का हाफ होता है। यदि एक्सेल पे यदि 2 kp/r³ आया है तो kp/r³ हो जाएगा। इस तरह से आप एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डेरिवेशन फाइंड कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल के जब ये दोनों कंडीशंस आप देख लेते हैं कि एक्सियल पोजीशन पर कितना होगा, जो कि 2 kp/r³ हो रहा है, और इक्वेटोरियल पोजीशन पर आप जो देख ले रहे होते हैं kp/r³ हो रहा होता है, मीन्स एक्सियल पोजीशन का हाफ होता है इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो बचता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल एट एनी पॉइंट पर आप कैसे फाइंड करेंगे। तो एक डायपोल लेते हैं, वहाँ पे आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल को रिजॉल्व कर देते हैं, जो कि एक हो जाता है p cos थीटा का फंक्शन, एक हो जाता है p sin थीटा का फंक्शन, है ना, और उसको वेक्टरली हम लोग पोजीशन से फाइंड कर लेते हैं कि वो कितना होगा एनी पोजीशन पे। तो एनी पोजीशन वाला भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ये तीनों डेरिवेशन यदि आप देख लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डायपोल हो जाएगा। लेकिन मैं यहीं पे बता देना चाहता हूँ कि इसी तरीक़ा से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल हो रहा होता है, एक भी एक्सियल पोजीशन पे, एक इक्वेटोरियल पोजीशन पे और एक एनी पोजीशन पे। सर डेरिवेशन जस्ट लाइक सेम ही होता है, बस थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यदि आप इसको देखते हैं तो शायद वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आप क्लियर कर पाते हैं, और इन दोनों में से कोई ना कोई एक डेरिवेशन आपके एग्जामिनेशन में आ रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से कितना हो रहा होता है, ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में गिना जा रहा होता है। तो प्लीज़ अटेंशन ऑन द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, कुछ भी पूछे जा सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल को जब आप यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या हो रहा होता है, कि व्हेन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब रखिएगा इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी एंगल पे, तो वो बार बार ट्विस्ट होकर के अलॉन्ग द इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन हो जाना चाहता है, तो उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, जो नेगेटिव चार्ज होते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के, उसको अपोजिट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन के अपोजिट लग रहा होता है, मतलब अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो इन सब की वजह से एक कपल जनरेट हो रहा होता है, और वो कपल उसको हमेशा रोटेट कर देना चाहता है। मीन्स एक वहाँ पर रोटेशनल इफेक्ट डेवलप होता है, जिसको हम लोग टाउ बोलते हैं। उस टाउ का वैल्यू हम लोग यदि कैलकुलेट करते हैं तो पी ई साइन थीटा हो रहा होता है। मीन्स आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिक टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो टाउ होता है उसका वैल्यू लिखा जाता है पी ई साइन थीटा, मीन्स पी क्रॉस ई लिखे जा रहे होते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट होता है, और इलेक्ट्रिक डायपोल में उसको आप होल्ड करके रखना चाहते हैं कि वो एक्चुअली में कैसे रुकेगा वो वर्क। इलेक्ट्रिक डायपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दीजिएगा तो हमेशा रोटेट होकर के लॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन जो होना चाहता है उसको आप रजिस्ट करके रोकना चाहते हैं, तो जो है एक्चुअली वो क्या कर रहा होगा, एक PE1 माइनस कॉस थीटा का फंक्शन से उसका वर्क करना पड़ेगा आपको। तो ये 3-4 टॉपिक के बाद जो है आपका फर्स्ट चैप्टर ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ख़त्म हो जाता है, और आप इलेक्ट्रिक स्टैटिक्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आप देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जिसको विद्युत विभव कहते हैं। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग किसी भी एक्सपेरिमेंटल चार्ज को जब लाने का ट्राई करते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल चार्ज अपोजिट इन नेचर होता है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड
उस एक्सपेरिमेंटल चार्ज को आने नहीं देना चाहता है, वो रिपेल करता है उसको। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में ऑब्जर्वर्स को वर्क करना पड़ता है। तो जो वर्क करना पड़ता है पर यूनिट चार्ज, वही हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल होता है। उस फील्ड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। और जितना नज़दीक हम उस इलेक्ट्रिक चार्ज के सोर्स के नज़दीक जितना लाएंगे उस एक्सपेरिमेंटल चार्ज को, उस पॉइंट्स का पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। पोटेंशियल एक्चुअली जो है उस पॉइंट का कैरेक्टर होता है। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो पॉइंट होता है, इलेक्ट्रिक सोर्स चार्ज के जितना नज़दीक होगा वो पॉइंट, उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उतना ही ज़्यादा होगा। इसलिए हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V = W/Q0 लिखते हैं। और हम लोग जब वर्क बहुत छोटा सा चार्ज DQ चार्ज को जब डिस्प्लेस करके हम लोग लाते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से, तो उसका वैल्यू हो जाता है हमारा एक फोर्स के बराबर, जो होता है KQ1 × Q2/r² हो जाता है। जब हम लोग इसको क्या कर देते हैं, r² में r हो जाता है नीचे का फंक्शन, और एक Q कैंसिल हो जाता है, तो एक फुल मैथमेटिकल फंक्शन होता है KQ/r हो जाता है। यानी 1/4πε0 Q/r का एक फंक्शन बनता है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे आप फाइंड करते हैं, जिसका कि वोल्ट हम लोग वोल्ट बोलते हैं, या जूल पर कूलम्ब भी हम लोग कह सकते हैं यूनिट्स। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद जो आप देखते हैं कि कोई पोटेंशियल सरफेस की बातें करते हैं, एक कोई चार्ज मैंने रख दिया हूँ कहीं पर भी, तो उसके चारों तरफ जो है क्या हो रहा होता है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगा होता है। तो उसको हम लोग ट्रेस जब करते हैं तो एक सरफेस बनाता है इक्वी डिस्टेंस पर, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस हम लोग देख चुके होते हैं। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हम लोग देखते हैं। तो लेकिन जब 2 पॉइंट की बातें करते हैं, मान लेता हूँ कि हमारे पास एक कोई सोर्स चार्ज है और वो r डिस्टेंस पर है, कोई r2 डिस्टेंस पे है, कोई r3 डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, तो उन सारे पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो 2 पॉइंट्स के बीच का एक पोटेंशियल अलग अलग होता है, और उन दोनों के डिफरेंस को हम लोग बातें करते हैं, तो वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो कि काउज होता है इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने का। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा हाई टू लो पोटेंशियल की तरफ फ्लो हो रहा होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग देखते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से भी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए आ रहा होता है कैपेसिटर, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है। तो कैपेसिटर के में देखते हैं कि आखिर एक्चुअली में क्या इंपॉर्टेंट हो रहा होता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटर पढ़ने से पहले आपको पता हो गॉस थ्योरम, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड करने का एक मास्टर टॉपिक्स है, जो कि बोर्ड की एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक्चुअली में क्या हो रहा होता है। लेकिन गॉस थ्योरम को समझने से पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि एरिया वेक्टर्स क्या हो रहे होते हैं, दूसरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो रहा होता है। तो इन दोनों को समझने के बाद हम लोग बात करते हैं कि एक्चुअली में गॉस थ्योरम क्या हो रहा होता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आप लोगों के लिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली क्या है, एक नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही हम लोग क्या कह रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअली में एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का नंबर है, उसका काउंटिंग है। यदि आप उसको काउंट कर लेते हैं कि कितना नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी चार्ज से ऑरिजिनेट हो रहा है, तो उसी संख्या को मैं क्या कह दूँगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कह दूँगा। बट इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड कर रहा होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पे। दूसरा डिपेंड कर रहा होता है एरिया वेक्टर पे, कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है और एरिया वेक्टर कितना है। तो एरिया एक वेक्टर होते हैं, जनरली हम लोग बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं फिजिक्स की, तो एक्यूरेसी बहुत मैटर कर रहा होता है। तो आप लोग कंसिडर करेंगे कि एरिया क्या हो रहा होगा, वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहा होगा। जस्ट लाइक मैं इसे हवा से एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे वो फंक्शन वैरी कर रहा होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिंक होने के साथ और एरिया के साथ लिंक होने के साथ वो कैसे उनका संख्या बढ़ता है या घटता है, उसी के साथ उसका मैथमेटिकल फंक्शन कैसे हो रहा होगा। इसे मैं शब्दों में समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लेता हूँ कि आप एक बिल्डिंग में रहते हैं, जिसका जो बिल्डिंग का दरवाज़ा है जो ईस्ट फेसिंग है, और ईस्ट फेसिंग से ही क्या हो रहा है, यदि विंडो में हवा जा रही है उस सेम डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन या तो इनवर्ड द डोर हो सकता है या आउटवर्ड द डोर हो सकता है। तो किसी भी डायरेक्शन में हो, मैंने आउटवर्ड ले रहा हूँ, जो कि जनरली साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग एरिया वेक्टर हम लोग आउटवर्ड ऑफ द सर्विस लेते हैं। तो एक किसी दरवाजे का एरिया वेक्टर यदि आउटवर्ड डायरेक्शन में है और हवा भी उसी डायरेक्शन में यदि एंटर कर रहा है, तो उस रूम से या उस कमरे से या उस विंडो से या उस पर्टिकुलर सरफेस से या उस पर्टिकुलर एरिया से जो हवा होगा सबसे मैक्सिमम पास करेगा। और यदि एरिया वेक्टर और हवा का डायरेक्शन यदि 90 डिग्री होगा, तो जो हमारा हवा जो पास करेगा वो क्या होगा,
मिनिमम होगा, लगभग नेग्लिजिबल होगा, तो ऐसे कंडीशन में मैं कह सकता हूँ कि एरिया वेक्टर और इसमें मतलब मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कि एरिया वेक्टर और जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उन दोनों के बीच यदि एंगल 0 डिग्री है, मतलब सेम डायरेक्शन में है, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है मैक्सिमम पास करेगा। और यदि वो 90 डिग्री पर है तो एक दूसरे को छू के निकल जाएगा केबल। तो वैसे कंडीशन में मैं कह सकता हूँ कि एरिया वेक्टर हमारा क्या होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होगा, 0 होगा। मतलब 90 में वैसा वैल्यू जो 0 दे रहा होगा, अच्छा दरवाज़ा यदि बड़ा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। मतलब एरिया यदि ज़्यादा होगा तो हवाएं भी ज़्यादा पास करेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड का पावर यदि ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा पास करेगा। यदि आप इसको थोड़ा सा मैथमेटिकली समझना चाहते हैं लॉ के तहत, तो आप कह सकते हैं कि फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो सकता है, या फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एरिया हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के ज़्यादा होने से जो हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है वो ज़्यादा पास करने लगेगा। और तीसरा चीज़ जो एंगल पे डिपेंड कर रहा है कि 0 डिग्री यदि एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो आपका फ्लक्स मैक्सिमम पास कर रहा है, और यदि 90 डिग्री है तो फ्लक्स मिनिमम पास कर रहा है। तो ऐसा फंक्शन कौन वैरी करता है ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में, तो आप देखते हैं कि वो कॉस थीटा होता है। इसलिए आप फाई बराबर लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, जो आप फाई को लिखते हैं ई ए कॉस थीटा लिख सकते हैं, मीन्स ई डॉट ए लिख सकते हैं। तो फ्लक्स बहुत छोटे सरफेस के लिए भी वैलिड है, और बहुत छोटे सरफेस के लिए भी वैलिड, और बहुत बड़ी सरफेस के लिए भी वैलिड है। इसलिए आप फ्लक्स को डी फाई के भी टर्म में लिख सकते हैं, ई डॉट डी ए लिख सकते हैं, मीन्स ई डी ए कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यही फ्लक्स के बारे में जो है ना गॉस ने बताया कि एक्चुअली में फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो इस विषय में मैं बात करूंगा कि गॉस थ्योरम ने कैसे ई डॉट डी ए मीन्स फ्लक्स को कैसे उन्होंने गॉस थ्योरम के फॉर्म में दिया कि एक्चुअली कितना होता है, वो फिक्स होता है किसी क्लोज सरफेस के लिए। तो हम लोग बात करते हैं कि गॉस थ्योरम क्या होता है। गॉस थ्योरम को समझने से लिए हम लोग समझते हैं कि गॉस ने एक्चुअली क्या एक्सपेरिमेंट किया और क्या अनुभव किया उन्होंने। उन्होंने देखा कि किसी भी क्लोज सरफेस के लिए कोई भी शेप का सरफेस क्यों ना हो, क्या क्यों ना हो, ट्रायंगुलर बॉक्स हो, रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स हो, स्क्वायर ब्लॉक्स हो, क्यूबाइडल ब्लॉक्स हो, क्यूबिक ब्लॉक हो, किसी भी तरह का बॉक्स यदि है, क्लोज सरफेस है, तो उसके अंदर यदि कोई क्यू चार्ज रखा जा रहा है तो उसके सरफेस से, चारों सरफेस से, इंटायर होल सरफेस से जो फ्लक्स पास करेगा वो एप्सिलॉन नॉट, मतलब क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। मतलब उस चार्ज के 1 बाय एप्सिलॉन नॉट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। मीन्स कह सकते हैं कि फ्लक्स अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, फ्लक्स इक्वल टू क्या, क्यू इन बाय एप्सिलॉन ज़ीरो। क्यू इन बाय एप्सिलॉन ज़ीरो, पॉइंट शुड बी नोटेड, पॉइंट को याद रखिए, आप इस बात को रिमेंबर रखिए कि फ्लक्स क्या होता है, क्यू इन बाय एप्सिलॉन ज़ीरो हो रहा होता है। लेकिन फ्लक्स जो हम लोग फाइंड किए थे वो क्या था, ई डॉट ए था, ई डॉट ए इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन ज़ीरो। या फिर हम बहुत ज़्यादा छोटे फ्लक्स के लिए भी गॉस थ्योरम अप्लाई करना चाहें तो हमारा क्या आ जाता है, डी फाई इक्वल टू क्या आ सकता है, क्यू इन बाय एप्सिलॉन ज़ीरो आ सकता है। और डी फाई की जगह पर हम कह सकते हैं ई डॉट डी ए इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन ज़ीरो लिख सकते हैं। मीन्स हम लिख सकते हैं कि ई डॉट डी ए का क्लोज सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन ज़ीरो लिखा जा सकता है। और यदि हम इधर डी फाई को इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमारा वो फाई बन जाता है, और फाई बराबर हम लिख सकते हैं क्यू इन बाय एप्सिलॉन ज़ीरो। तो इस तरीके से हम लोग गॉस थ्योरम को एक बहुत बड़े चार्ज के लिए और बहुत बड़े छोटे चार्ज के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और आगे आने वाले समय में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पे उसको देखने भी वाले हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपोर्ट करता हूँ कि गॉस थ्योरम क्या हो रहा होता है। किसी भी क्लोज सरफेस से जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा, मीन्स जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, हमारा क्यू इन बाय एप्सिलॉन ज़ीरो के बराबर होगा। और मैथमेटिकली हम लोग फाई इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन ज़ीरो लिखेंगे। बहुत छोटा के लिए लिखते हैं तो डी फाई किसके बराबर होगा, क्यू इन बाय एप्सिलॉन ज़ीरो के बराबर होगा। और डी फाई को हम लोग क्या इंडिकेट कर सकते हैं, ई डॉट डी ए इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, क्यू इन बाय एप्सिलॉन ज़ीरो, मीन्स ई डॉट डी ई डी ए कॉस थीटा इक्वल टू भी क्या लिखा सकता है, क्यू इन बाय एप्सिलॉन ज़ीरो। कहने का मतलब है कि आप गॉस थ्योरम यदि आप इंट्रोड्यूस कर लेते हैं तो इसका प्रूफ इंपॉर्टेंट होता है कि आप गॉस थ्योरम को कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो गॉस थ्योरम को प्रूव करने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, एक चार्ज ले सकते हैं, उसके किसी आर डिस्टेंस पे यदि आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि फ्लक्स कितना पास कर रहा है, तो वहाँ पे आप एक गॉसियन सरफेस ले सकते हैं। और वहाँ से यदि आपको क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, तो ई डॉट डी ए कर सकते हैं। तो ई डॉट डी ए जैसे आप करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू रखना पड़ेगा जो कि के क्यू बाय आर स्क्वायर होगा। और वहाँ पर हम जानते हैं कि डी ए एक क्या होता है हमारे लिए, एक एरिया होता है। तो उस जो स्फेरिकल सरफेस जो गॉसियन आप लेंगे तो वो ए हो जाएगा, जिसका वैल्यू 4 पाई आर स्क्वायर होगा।
तो आप देखेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा आपके पास क्यू बाय एप्सिलॉन ज़ीरो बच जाएगा। तो इस तरीक़ा से भी आप इंटीग्रेट करके एक सिंपली आप क्या कर सकते हैं, गॉस थ्योरम को प्रूव कर सकते हैं। और गॉस थ्योरम यदि आपका प्रूव हो जाता है तो आता है नेक्स्ट टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पे बात करते हैं कि हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रॉड यूजिंग गॉस थ्योरम कर सकते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सीट कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग यूजिंग गॉस थ्योरम कर सकते हैं। तीसरा हम लोग टॉपिक देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टर और नॉन कंडक्टर, स्फेरिकल बॉडी, होल और सॉलिड, इन सब को लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, गॉस थ्योरम को यूज़ करके देख सकते हैं। तो एक एक करके मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर के एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की बातें करता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रॉड यूजिंग गॉस थ्योरम पे आपको लेके चलो। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू गॉस थ्योरम, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग रॉड, चार्ज कंडक्टिंग रॉड यूजिंग गॉस थ्योरम से यदि निकालना हो, एक चार्ज कंडक्टर के चार्ज होने की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट करेगा और भी गॉस थ्योरम को यूज करके, तो उससे आप आर डिस्टेंस पे आकर के एक आर रेडियस का एक सिलेंडरिकल गॉसियन सरफेस लेकर के आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। और उसका एक एरिया फैक्टर के तहत आप देखेंगे कि उसका जो गॉसियन सरफेस होगा, एक टॉप पे होगा, एक नीचे होगा, जो सर्कुलर होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 90 डिग्री बनाएगा, तो वो दोनों अपने आप को कैंसिल कर लेगा, एक बचेगा केवल कर्व्ड सरफेस से। तो कर्व्ड सरफेस से यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो उसकी वजह से एक फ्लक्स होगा और वहाँ क्यू इन बाय एप्सिलॉन ज़ीरो होगा। गॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो जो फ्लक्स बराबर तो वही होता है, फ्लक्स इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन ज़ीरो। तो फ्लक्स की जगह पर आप लिखेंगे क्या, ई डॉट डी ए। तो इंटेंसिटी एक बाहर आ जाएगा, डी ए का वैल्यू आप 2πr_L रख सकते हैं, क्योंकि वो कर्व सरफेस एरिया का जो होगा, सिलेंड्रिकल कर्व सरफेस एरिया का वहाँ एरिया रखाएगा। और फाइनली आप उधर क्यू इन बाय एप्सिलॉन ज़ीरो करेंगे तो एक चार्ज रॉड पे कितना चार्ज हो सकता है, तो लैम्डा इंटू एल हो सकता है। तो लैम्डा एल बाई क्यू, लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन ज़ीरो होगा, और नीचे से आप डिवाइड कर देंगे 2πr_L, तो आर एल एल कैंसिल हो जाएगा, तो लैम्डा बाय क्या हो जाएगा, 2πr हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से जो है आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज रॉड यूजिंग गॉस थ्योरम को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा, आप समझ जाइएगा इस बात को, या फिर आप डेरिवेशन देखिएगा, तो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रॉड यूजिंग गॉस थ्योरम। यदि आप कमेंट करते हैं तो मैं शायद इन सारे को एक सिंपल वीडियो से बोर्ड पर भी मैं इन सबको प्रूफ के तौर पर बना दूंगा, जिससे आपको परेशानी कम हो। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सीट और कंडक्टिंग सीट, इनफाइनाइट सीट। तो आपको ये समझना होगा कि कंडक्टर और इंसुलेटर अपने बॉडी पर चार्ज होल्ड कैसे करता है। कंडक्टर अपने बॉडी पर चार्ज जो है ऑन द सरफेस करता है, और नॉन कंडक्टर जो है अपने बॉडी पर चार्ज जो है पूरा के पूरे वॉल्यूम पर करता है। तो ये बात ध्यान रखना है कि पूरे वॉल्यूम पर जो चार्ज कॉन्सेंट्रेटेड होगा वो नॉन कंडक्टिंग बॉडी पर होगा। तो हम लोग अभी बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सीट, तो अपने वॉल्यूम पर होगा, और इसके लिए भी हम लोग क्या लेते हैं, गॉसियन सरफेस लेते हैं। तो इसका क्या होता है, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लिया जा रहा होता है, तो इसका भी दो क्या हो रहा होता है, हम लोग देख रहे होते हैं कि दो सर्कल हो रहे होते हैं, वहाँ से एरिया वेक्टर जो कि एक्चुअली 0 डिग्री पास करता है, तो ई ए दोनों का हो जा रहा होता है। अब फाइनली जो कर्व सरफेस होता है और इंटेंसिटी के बीच जो डायरेक्शन बनता है वो 90 डिग्री का बन रहा होता है, तो वो सेक्शन ही कैंसिल हो जा रहा होता है। एक्चुअली फ्लक्स का 3 सेक्शन होता है, तो 2 सेक्शन का फ्लक्स कंसीडर करते हैं जो दोनों बराबर होते हैं, इसलिए लिखते हैं 2EA, जो कि DA होता है एक्चुअली में, तो उसको इंटीग्रेट करने के बाद A बन जाता है, जो सर्कल का एरिया होता है। और फाइनली हम लोग उधर लिखते हैं क्यू इन बाय एप्सिलॉन ज़ीरो, जो कि चार्ज पर जो चार्ज डेंसिटी होता है वो सिग्मा होता है। तो सिग्मा हमको निकालना होता है, क्यू के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सिग्मा बराबर होता है क्यू बाय ए, इसलिए क्यू बराबर हो जाता है सिग्मा इंटू ए, तो ए कैंसिल हो जाता है, और फाइनली 2E इक्वल टू क्या हो जाता है, सिग्मा हो जा रहा होता है। जब हम इसको फाइंड करते हैं तो इसका वैल्यू आता है 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन ज़ीरो, 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन ज़ीरो हो जा रहा होता है, सॉरी, हाँ, एक्चुअली में जब हम इसको फाइंड करेंगे, क्योंकि इधर 2E इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा डिवाइड बाय एप्सिलॉन ज़ीरो होगा, तो E का जब हम लोग वैल्यू फाइंड करेंगे तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन ज़ीरो हो जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन ज़ीरो हो जाता है। तो वो नॉन कंडक्टिंग फेस होता है। इसी तरह से हम लोग जब उसको कंडक्टिंग बॉडी की तरफ लेके जाते हैं तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन ज़ीरो हो जाता है, क्योंकि उसका दो नॉन कंडक्टिंग सरफेस की तरफ बिहेव कर रहा होता है। तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन ज़ीरो प्लस सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन ज़ीरो, तो हाफ सिग्मा बाय एप्सिलॉन ज़ीरो को जब ऐड करेंगे तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन ज़ीरो हो जाएगा।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग सीट का जो वैल्यू होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सीट का जो वैल्यू हो रहा होता है वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 हो रहा होता है। तो इस तरह से 2 एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम कंप्लीट हो जाता है। तीसरा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फीयर की वजह से जो और भी गॉस थ्योरम को यूज करके कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि स्फीयर एक्चुअली कितने तरह के होते हैं। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फीयर की बातें कर रहे हैं यूजिंग गॉस थ्योरम। तो हम लोग सबसे पहले यही समझने की कोशिश करेंगे कि स्फीयर कितने तरह का होता है। जब हम लोग स्फीयर को जब क्या कर रहे होते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, गोला को जब हम लोग देखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी में गोला या तो कंडक्टिंग बॉडी का हो सकता है या नॉन कंडक्टिंग बॉडी का हो सकता है। तो कंडक्टिंग बॉडी में भी या तो वो सॉलिड हो सकता है या होलो हो सकता है। दूसरा नॉन कंडक्टिंग बॉडी में भी या तो वो सॉलिड हो सकता है या होलो हो सकता है। लेकिन कंडक्टर में किसी भी तरह का वो बॉडी क्यों ना हो, चाहे होलो हो चाहे वो सॉलिड हो, चार्ज उसके ऑन द सरफेस पे रहेंगे। लेकिन जब हम लोग नॉन कंडक्टिंग बॉडी की बातें करते हैं तो जब सॉलिड स्फीयर होगा और नॉन कंडक्टिंग में हम लोग जब होलो स्फीयर की बातें करेंगे तो सॉलिड अलग तरीक़ा से बिहेव करेगा और नॉन कंडक्टिंग में जो होलो होगा वो अलग तरीक़ा से बिहेव करेगा। तो होलो यदि स्फीयर है और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल से बना हुआ है और कंडक्टिंग बॉडी है, यदि वो सॉलिड है या नॉन कंडक्टिंग है, तो ये तीनों सॉलिड में कंडक्टिंग बॉडी और होलो बॉडी और नॉन कंडक्टिंग में होलो बॉडी, तीनों एक ही तरीक़े से ट्रीट हो रहा होता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू होलो कंडक्टिंग स्फीयर या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इन तीनों में किसी के वजह से पूछा जा रहा हो तो तीनों का डेरिवेशन आप सेम परफॉर्म करेंगे। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बातें हो रही होती हैं तो इसमें 3 केसेस और स्फीयर की वजह से बात हो रहा होता है। तो एक आउटसाइड द स्फीयर होता है, एक ऑन द स्फीयर होता है और स्फीयर के अंदर हो रहा होता है। एक स्फीयर के बाहर की बातें करेंगे, एक स्फीयर पर बातें करेंगे और स्फीयर के अंदर बातें करेंगे। तो मान लेते हैं कि इन तीनों में कोई मैंने स्फीयर लिया जिसके सरफेस पर चार्ज होल्ड कर रहा है, चाहे वो कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर हो या सॉलिड जो है कंडक्टिंग स्फीयर हो या होलो कंडक्टिंग स्फीयर हो या फिर होलो नॉन कंडक्टिव स्फीयर हो जो चार्ज अपने सरफेस पर होल्ड कर रहा है। तो वैसे सिचुएशंस में मैं क्या कर सकता हूँ, उन सब पे एक चार्ज होल्ड कराऊंगा और उससे आर डिस्टेंस में मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए, आउटसाइड द स्फीयर चाहिए, जिसमें कि स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर होगा केस 1 में। तो वहाँ पे हम लोग एक गॉसियन सरफेस डिजाइन करेंगे, जहाँ वहाँ पे यदि मैं गॉसियन सरफेस डिजाइन करूँगा तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इंडिकेट कर दूँगा। दूसरा मैं वहाँ पर एक एरिया वेक्टर भी इंडिकेट करूँगा और वहाँ पर हमारा एक क्या होगा, हम दोनों के बीच एक एंगल फॉर्म होगा जो 0 होगा और वहाँ पर मैं गॉस थ्योरम अप्लाई कर दूँगा, जो मैं जानता हूँ फाई इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन 0 होता है। और यदि आप वहाँ पर लगाते हैं कि ई डॉट डी ए इक्वल टू क्या, ई डॉट डी ए मीन्स ई डी ए कॉस थीटा इक्वल टू क्यू एन बाय एप्सिलॉन नॉट और इंटीग्रेट कर देते हैं तो ई कांस्टेंट होने से बाहर आ जाता है और डी ए का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, ए हो जाता है। और इसको जब लिमिट पुट करते हैं तो 0 से लेकर 4 पाई आर स्क्वायर हो जाता है, इसलिए ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन 0 हो जाता है। और जब इसका इंटेंसिटी आप फाइंड करते हैं ई बराबर तो आ जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट होता है। इसका मतलब है कि जब आउटसाइड द स्फीयर जब बातें करते हैं तो जो स्फीयर के सरफेस पे जो चार्ज है वो एकदम सेंटर पे आके बिहेव करता है, लेकिन वो रहता कहाँ पर है, ऑन द सरफेस रहता है। इट्स अ ब्यूटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फीयर, है ना। वो सरफेस पर रहता है लेकिन वो एक्ट कैसे करता है कि मैं सेंटर पर हूँ। तो इस तरीक़े से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर और होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर और होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की वजह से आउटसाइड द स्फीयर हम लोग फाइंड कर लेते हैं। यदि ऑन द स्फीयर बातें करते हैं तो वहाँ पर भी हम लोग का वैल्यू आ जाता है, क्योंकि वहाँ भी हम लोग गॉसियन सरफेस लेते हैं, सेम फंक्शन लगाते हैं और ई इंटू टी ए करके हम लोग जब इसको इंटीग्रेट करके फाइंड करते हैं तो ई इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन 0 हो जाता है। और जब हम इसको फाइंड करते हैं तो आ जाता है कितना, ई का वैल्यू हो जाता है 1/4 पाई क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर रहता है, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होता है। इसमें सारे चीज़ कांस्टेंट रखे जा रहे होते हैं। और इनसाइड द स्फीयर जब बात करते हैं तो इनसाइड द स्फीयर पे वहाँ कोई चार्ज आएगा ही नहीं, इंक्लूड चार्ज आएगा नहीं, तो क्यू इन बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए इंटेंसिटी 0 हो जाता है। तो इस तरीक़े से जो है हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फीयर, आउटसाइड, ऑन द सरफेस और इनसाइड द सरफेस हम लोग फाइंड कर लेते हैं और उसको हम लोग ग्राफिकल भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्योंकि सोचिए कि एक स्फीयर लिए हैं, यदि आपने एक स्फीयर लिया है उसे दूर से यदि आप आइएगा तो वो आर स्क्वायर से इलेक्ट्रिक फील्ड को वैरी करेगा, लेकिन जैसे स्फीयर पे आइएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कांस्टेंट होगा, लेकिन फिर वो स्फीयर के जैसे अंदर जाइएगा सटाक से वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो जीरो ऐसे आ करके फिर नीचे
फिर हॉरिजॉन्टल, फिर ऊपर जाकर फिर क्या हो जाता है, नीचे हो जाता है। मतलब 1/r² से वैरी करके कांस्टेंट पे जा करके फिर पूरे रेडियस तक जीरो रह के फिर उसके जो है ना डायमीटर पर एक वैल्यू कांस्टेंट आकर के फिर 1/r² से स्लोप से जीरो हो जा रहा होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ स्फीयर यूजिंग गॉस थ्योरम यूज करके हम लोग जो है ना क्या कर रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पता कर लेते हैं और इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर ले रहे होते हैं। अब एक आ रहा होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू स्फीयर, नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो रहा होता है। तो एक कंडक्टिंग बॉडी और एक नॉन कंडक्टिंग बॉडी को हम लोग देख ही चुके हैं, जो कि सरफेस पे चार्ज होल्ड करता है। लेकिन एक जो मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, जो कि अपने पूरे वॉल्यूम पर चार्ज को होल्ड करेगा। हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर के बारे में। सॉलिड स्फीयर पे मैंने आपको बताया कि यदि नॉन कंडक्टिंग बॉडी है तो पूरे के पूरे अपने वॉल्यूम पर चार्ज को क्या करेगा, कॉन्सेंट्रेट करेगा। तो उसमें भी 3 केसेस हो रहे हैं, एक आउटसाइड द स्फीयर, एक ऑन द स्फीयर और एक इनसाइड द स्फीयर। जब मैं आउटसाइड की बातें करता हूँ तो वहाँ पर मैं एक क्या ले लेता हूँ, बड़ा सा गॉसियन सरफेस ले लेता हूँ। वहाँ पर भी मैं एरिया वेक्टर डिसाइड करता हूँ और वहाँ पर इंटेंसिटी का डायरेक्शन देता हूँ, जो कि दोनों सेम होता है और उन दोनों के बीच एंगल जो फॉर्म हो रहा होता है वो जीरो हो रहा होता है। तो हम वहाँ पे जब गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, E.dA का क्लोज सरफेस इंटीग्रल इक्वल टू क्या, Q इनवर्स एप्सिलॉन 0, तो E कांस्टेंट होकर बाहर आ जाता है और एरिया के तौर पे हमारा वहाँ से बाहर निकलता है। वो वैल्यू होता है हमारा कितना, 1/4πr² इक्वल टू क्या, Q इनवर्स एप्सिलॉन 0, जो कि Q/0 होता है, Q/0 होता है। तो इसको फाइंड करते हैं तो जस्ट लाइक ये भी एक पॉइंट चार्ज की तरह ही एक्ट कर रहा होता है, क्योंकि इसका इंटेंसिटी का फंक्शन आता है 1/4πr², 1/4π0 इंटू Q/r² का फंक्शन आता है, जो कि मतलब पूरा नॉन कंडक्टिंग बॉडी भी जब आउटसाइड द स्फीयर की बातें करते हैं तो उसका पूरा चार्ज सेंटर पे आ जाता है। लेकिन जब ऑन द सरफेस बात करते हैं तो यो भी कांस्टेंट हो जा रहा होता है। लेकिन जब इनसाइड द सरफेस बातें करते हैं तो वो आर के फंक्शन से वैरी करने लगता है, क्योंकि छोटे वाले चार्ज का जब हम लोग को चार्ज निकालना होता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज होगा जो स्मॉल क्यू होगा, उस चार्ज को डिफाइन करते हैं तो डेंसिटी को बराबर करना पड़ता है, क्योंकि डेंसिटी छोटे गोले का हो चाहे बड़े गोले का हो, तो सेम मटेरियल से बना है वो, तो डेंसिटी कॉन्स्टेंट होगा। तो डेंसिटी हम लोग लिखते हैं रो इक्वल टू क्यू बाय वॉल्यूम लिखते हैं। तो बड़ा वालों का वॉल्यूम लिखना पड़ता है 4/3πr कैपिटल क्यू लिखना पड़ता है, क्यू बाय, क्योंकि डेंसिटी रो लिखा जा रहा है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो चार्ज को हम लोग क्यू लेते हैं, कैपिटल क्यू, और लिखते हैं 4/3πr कैपिटल क्यू इक्वल टू हो जाता है स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय 4/3πr स्मॉल क्यू आर क्यू। तो इसमें 4/3π कैंसिल हो जा रहा होता है। तो इससे हम लोग एक वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं, जो हमारा होता है Q बराबर जो कैपिटल Q इंटू स्मॉल आर क्यू डिवाइडेड बाय कैपिटल आर क्यू हो रहा होता है हमारा वैल्यू। तो ये स्मॉल क्यू निकल जाता है, इससे हम लोग उसका इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। जब इंटेंसिटी निकालते हैं तो इसका फंक्शन आ जाता है हमारा K/Q/R R² इंटू आर आ जा रहा होता है, मतलब आर के फंक्शन में आता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है एक्चुअली। यदि आप इसको फाइंड करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये लीनियरली वैरी करता है स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बातें करेंगे तो आप वो लीनियरली वैरी करेगा। मतलब कि जब आप आएंगे तो ऐसे एक स्क्वायर की तरफ वैरी करेगा, जो इन्वर्स स्क्वायर ला वाला जो कर्व होता है वो जाता है। फिर जब इनसाइड द स्फीयर जाएंगे तो एकदम पूरा का पूरा लीनियर कर्व डाउन होगा और सेंटर पे आके जीरो हो जाएगा, फिर इंक्रीज करेगा लीनियरली, फिर सरफेस पे कांस्टेंट हो जाएगा, फिर एक क्या होगा 1/r² से वैरी करने लगेगा। तो इस तरीक़ा से जो हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर फाइंड कर लेते हैं। यदि इतना फाइंड कर लेते हैं तो आपका एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पूरा का पूरा क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फीयर नॉन कंडक्टिंग एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होता है वो कैपेसिटर होता है। तो कैपेसिटर में भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, तो उसके बारे में हम लोग देखते हैं। कैपेसिटर को समझने से पहले जो है हम लोग समझते हैं कि कैपेसिटी एक्चुअली में क्या हो रहा होता है, तो कैपेसिटेंस क्या हो रहा होता है। जैसे सपोज हमारे पास एक कंटेनर है, ग्लास है, तो ग्लास में यदि पानी हम डालते जा रहे हैं तो एक लिमिट के बाद ग्लास भर जाएगा और पानी ओवरफ्लो होने लगेगा। तो उसी तरीके से जब हम किसी कंडक्टर को जब चार्ज देते हैं तो चार्ज देते जा रहे हैं, तो उसका भी एक लिमिट है, एक कैपेसिटी है उसका भी, जिसके बाद चार्ज एटमॉस्फेयर में लीक करने लगेगा, आसपास के एटमॉस्फेयर को आयनाइज्ड करने लगेगा, वो चार्ज होल्ड करना बंद कर देगा। तो उसी लिमिट पे जब वो ऐसा करने लगे कि आप कोई भी कंडक्टर कि मैं उसे चार्ज करता जा रहा हूँ, पॉजिटिवली चार्ज करता जा रहा हूँ या कोई भी डिफरेंट चार्ज देते जा रहा हूँ,
तो एक लिमिट के बाद जो है वो अपने आसपास का एटमॉस्फेयर को आयनाइजेशन करने लगेगा। तो वो किस तक कतना कब तक वो चार्ज होल्ड कर सकता है, उसी लिमिट को हम लोग उसका कैपेसिटी कहेंगे। तो उसी को हम लोग कैपेसिटेंस से डिसाइड करेंगे। तो मीन्स कहने का मतलब है कि जब हम थोड़ा-सा भी किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसका वोल्टेज इंक्रीज़ कर जाता है, और जब हम और चार्ज बढ़ाते हैं तो वोल्ट और इंक्रीज़ करेगा, और चार्ज बढ़ाएँगे तो वोल्टेज और इंक्रीज़ करेगा। मीन्स कहने का मतलब है कि वोल्टेज जो है, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा गिवन चार्ज के, इसलिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q हो जाता है। और जब हम लोग जब उस कांस्टेंट को हटाएँगे तो वहाँ पर एक क्या आएगा, कैपेसिटेंस आएगा, इसलिए Q बराबर क्या आ जाता है, CV आ जाता है। Q इक्वल टू सी वी आता है, और C को जब हम लोग लिखते हैं, जो कि C यहाँ पर उसका कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटी होता है, तो C को हम लोग लिख सकते हैं Q बाई V, जो कि C यहाँ पे कांस्टेंट होता है। यदि हम Q को बढ़ाएंगे तो C नहीं बढ़ेगा, क्योंकि C इक्वल टू भले ही Q बाई V आ रहा है, Q को बढ़ाने से V बढ़ जाएगा और Q घटाने से V घट जाएगा। दोनों को आप आपस में क्या करते रहता है, सिंक्रोनस करते रहता है, एडजस्ट करते रहता है। Q के बढ़ने से V बढ़ जाता है, V के बढ़ने से मतलब ऊपर नीचे यदि Q बढ़ा रहे हैं तो V बढ़ जाएगा, V घट रहा है तो Q घट जाएगा, लेकिन ओवरऑल Q बाई V का रेशियो हमेशा क्या रखेगा, वो कांस्टेंट रखेगा। तो इसको हम लोग C बोलेंगे। तो इसी तरीक़े से जो है ना, मान लेते हैं किसी स्फेरिकल बॉडी को मैंने Q चार्ज दिया हूँ, तो उसका कैपेसिटी कितना होगा, क्योंकि ये चार्ज पर डिपेंड करता ही नहीं है, ये एक्चुअली डिपेंड करता है उसके डायमेंशन पर। इस बात को मैं प्रूव करता हूँ। जैसे मैंने किसी कंडक्टर को एक Q चार्ज दिया हूँ, तो सोचो उसका वोल्टेज कितना होगा, KQ बाय R होगा, KQ बाय R हो जाएगा। और यदि मैं उसका चाहता हूँ कि Q चार्ज आपने दिया हो तो आप इसका कैपेसिटी बताओ तो कितना होगा। आप लिखेंगे Q बाय V लिखेंगे, बट Q तो Q है, बट V को क्या लिखेंगे, KQ बाय R लिखेंगे एक्चुअली में, है ना। तो KQ बाय R लिखेंगे तो Q को कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय K बाय R हो जाएगा, R ऊपर चला जाएगा। बट K को लिखेंगे तो 1/4 लिखेंगे, तो फाइनली आप उसका कैपेसिटी लिखेंगे तो 4 इंटू R लिखेंगे। तो इसमें कहीं भी Q का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 4 इंटू R, एक तरह से देखेंगे तो 4 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन 0 भी एक कांस्टेंट है, R उसका डायमेंशन है। इसलिए किसी भी बॉडी का जो कैपेसिटी होता है वो उसके डायमेंशन पे डिपेंड करता है, ना कि उसके गिवन चार्ज और वोल्टेज पे डिपेंड करता है। तो इस तरीक़ा से जो है हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटी डिसाइड कर रहे होते हैं। जैसे मैं बात करता हूँ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, और फिल्ड विथ एयर, फुल्ली फिल्ड विथ एयर। यदि वो एयर से फिल्ड है तो उसका जो है ना कितना होगा हमारा क्या कैपेसिटी। तो इस चीज़ के लिए सपोज़ मैंने एक पैरेलल प्लेट लिया हूँ, जिससे मैंने पॉजिटिवली चार्ज रखा हूँ और एक को नेगेटिवली चार्ज रखा हूँ, और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मैंने D रखा हूँ। तो उनके बीच जो हमारा क्या होगा, एक कैपेसिटी जनरेट होगा, कितना चार्ज को होल्ड कर सकता है, उसका कैपेसिटेंस कितना है। तो हम जानते हैं पॉजिटिव चार्ज प्लेट की वजह से जो कितना होता है कैपेसिटी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन 0 होता है, और नेगेटिव की वजह से भी कितना होगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, इसलिए क्या हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि एक अट्रैक्ट करेगा, एक रिपेल करेगा, तो फाइनली वो एक एक्सपेरिमेंटल चार्ज एक ही डायरेक्शन में नेट फोर्स फील करेगा। तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव प्लेट की वजह से जो होगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो D है, तो उन दोनों के बीच जो वोल्टेज होगा, एक पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट के बीच जो वोल्टेज होगा वो इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस होगा, जो VD कहलाएगा। और V का वैल्यू VD होगा, है ना, V। तो V हम फाइंड करेंगे तो E/D हो जाएगा एक्चुअली में, क्योंकि हमको तो वोल्टेज चाहिए होगा, जो वोल्टेज बराबर हमारा होता है E इंटू D होता है, वोल्टेज बराबर E इंटू D होता है। तो इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस करना पड़ेगा। इंटेंसिटी हमको पता है सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, और डिस्टेंस कितना है D है, तो एप्सिलॉन नॉट कह सकते हैं सिग्मा इंटू D बाय एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो इस तरीक़े से हम इंटेंसिटी पता कर लेते हैं, और उस पर जो प्लेट पे जो चार्ज रहता है वो एक्चुअली में मेरा क्या रहता है, एक तरह से कह सकता हूँ कि जो हमारा पॉजिटिव प्लेट है Q बराबर चार्ज इंटू जो चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया होगा, क्योंकि सिग्मा का वैल्यू हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो वैसे कंडीशन में यदि मैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का लिखना चाहूँ कैपेसिटी, तो C बराबर Q/V होता है। Q की जगह पर हम सिग्मा इंटू A लिखेंगे, और V की जगह पर E इंटू D लिखेंगे, लेकिन सिग्मा इंटू D इसको यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपका फंक्शन आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A/D का फंक्शन आएगा। तो C बराबर एक कैपेसिटर है एप्सिलॉन नॉट A/D, ये तब होगा जब वो फुल्ली फिल्ड विथ एयर होगा, और एक कभी हो सकता है फुल्ली फिल्ड विथ डाइलेक्ट्रिक हो, पूरे के पूरे दोनों प्लेट के बीच में जो गैप है उसके बीच कोई मटेरियल्स भरा हो, लाइक सैंड, लाइक भूसा, लाइक पेपर्स, लाइक कॉटन्स, कुछ भी इस तरह के हो जो नॉन कंडक्टर्स हो।
जिसका कोई ना कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो लाइक के, तो वो उतना वेक्टर सिलेक्टिव इंटेंसिटी को डिक्रीज करेगा। तो यदि इंटेंसिटी को डिक्रीज करेगा, इंटेंसिटी डिक्रीज होगा तो कैपेसिटी किसी का क्या हो सकता है, इंक्रीज हो जाएगा, है ना। तो आप कह सकते हैं कि क्योंकि ई का जो फंक्शन होगा वो एप्सिलॉन नॉट सॉरी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू के होगा, और यदि वी निकालेंगे तो ई इंटू डी होगा, और ये जो नीचे जगह है जब इसको सॉल्व करते हैं तो ये डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में चला जाएगा। इसलिए इसका फंक्शन जो हमारा होगा सी का, वो होगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी इंटू के होगा। मीन्स डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखने से कोई भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस के टाइम बढ़ जाता है। मीन्स कहने का मतलब कि जो कैपेसिटेंस का जो डेरिवेशन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का। जो आप देखेंगे तो वो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी रेलेवेंट होगा, तो आप एक बार जरूर देखिएगा। और यदि आपका कमेंट रहा तो मैं इस पर ज़रूर एक वीडियोज़ बनाऊंगा जो डेरिवेशन के हर डेरिवेशन का एक सिंपलिस्टिक तरीका से जो है मैं उसे प्रूफ करके बोर्ड पे दिखाऊंगा। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर होता है, जैसे एक सीरीज़ में हम लोग क्या कर रहे होते हैं, कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो ये जस्ट लाइक रिवर्स होता है रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस में जैसे सीरीज़ में हम लोग सीरीज़ में जोड़ देते हैं, सिंपली R1 R2 R3 कर देते हैं, Rn कर देते हैं। लेकिन इसमें यदि हम लोग सीरीज़ की बातें करेंगे तो वन बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू लिखाएगा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डॉट 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 1/Cn लिख तक चला जाएगा। और मैथमेटिकल फंक्शन यदि हम लोग लिखें कि इस तरह का एन फंक्शन तक क्या, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या 1/C का जो एप्सिलॉन हो, एक तरह से कह सकते हैं कि समेशन ऑफ 1/C इक्वल टू, है ना, मतलब 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू लिख सकते हैं कि 1/CI समेशन लेकर के आई का सिंबल 1 से लेकर एन इन्फिनिटी तक का एक सिंबल दे के दे सकते हैं। तो जो रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा हम लोग यहाँ पे काम कर सकता हूँ। फिर एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर सीधा जुड़ जा रहा होता है हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू। यदि हमको सी इक्विवेलेंट निकालना है पैरेलल वाले के लिए तो हमको C1 प्लस C2 प्लस डॉट डॉट Cn करना पड़ेगा। यदि टोटल का सम करना है, इसको लिखना है समेशन के फॉर्म में, तो समेशन ऑफ आई टेंस टू 1 से लेकर एन तक जाएगा। तो सी इक्विवेलेंट इन पैरेलल प्लेट का पैरेलल कनेक्शन में हम लोग उसको फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि जो इनके आपका कैपेसिटर बहुत ही आसान तरीके से जो है क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इतना ही आपको ध्यान रखना है। कैपेसिटर में एक स्फेरिकल कैपेसिटर होता है बट वो जनरली बहुत रेयर है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी की, कि करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक्चुअली आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। तो बस अटेंशन रखिए, थोड़ा सा पैसेंस रखिए। हमको लग रहा होगा थोड़ा सा अभी आप लोग बोर हो रहे होंगे, लेकिन यदि आप यहाँ तक पैसेंस रख पाए हैं तो आप बहुत ही कंसंट्रेटेड लोगों में से एक हैं। तो इस कंसंट्रेशन का परिचय देते हुए हम लोग जो है बहुत ही कम समय में करंट इलेक्ट्रिसिटी को भी कंप्लीट कर लेंगे। तो जो हम लोग बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की, करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे पहला टॉपिक है वो आप देखते हैं कि एक्चुअली में क्या है करंट, क्या है इलेक्ट्रिसिटी। तो हम लोग लिखते हैं I इक्वल टू dQ/dt, मीन्स Q/T मतलब चेंज इन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। आवेश के प्रभाव के साथ दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। उसे हम लोग I से डिनोट करते हैं, और I को मैथमेटिकली लिख रहे होते हैं, Q/T लिख रहे होते हैं, कूलम पर सेकेंड लिख रहे होते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वो एक्चुअली में, और कितना कम समय में कोई भी चार्ज पास किया है इसी का मैटर कर रहा होता है। चार्ज के अमाउंट पर करंट का अमाउंट डिपेंड नहीं कर रहा होता है। चार्ज बहुत कम होने पर भी जो है ना बहुत ज़्यादा करंट पास कर सकता है। डिपेंड अपॉन द रेट, किस रेट से जो है ना चार्ज पास कर रहा है। किसी के बॉडी से यदि मान लेते हैं कि 2 कूलम 10 घंटा में पास कर रहा है तो उसके बॉडी से बहुत ही कम करंट पास करेगा। 2 कूलम अपॉन 10 आवर्स, 10 आवर्स को यदि आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो फिर 60, मतलब 3600 सेकंड इंटू 10 आप 2 से डिवाइड करेंगे तो उतना करंट ही पास करेगा। लेकिन किसी 0.1 सेकंड में यदि पास कर जा रहा है 2 कूलम, तो सोचो क्या होगा, 2/0.1 डिवाइड करना पड़ेगा तो 0 ऊपर चला जाएगा। तो कहना मतलब 220 एम्पेयर हो जाएगा, जो कि बहुत ही डेंजरस होगा। मीन्स कह सकते हैं कि चेंज इन रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज डिपेंड करता है करंट के इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो Q/T हम लोग लिख रहे होते हैं। लेकिन कभी कभी इसमें हम लोग देखते हैं कि Q बराबर NE हो रहा होता है, क्योंकि बॉडी को जब हम लोग किसी भी तरीक़े से चार्ज करते हैं तो कितना इलेक्ट्रॉन चार्ज हो गया है, तो हम लोग NE डिवाइडेड बाय क्या कर सकते हैं, T कर सकते हैं। तो इस तरीक़े से हम लोग क्या कर सकता हूँ, वहाँ पर करंट इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी।
कि हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी मटेरियल के अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जब कोई भी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते रहता है तो वो बार बार घूम के अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है, बार बार घूम के बार बार कोलिजन करके कहाँ आ जाता है, ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। मतलब उसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना रहता है, जीरो रहता है। मीन फ्री पाथ उसका क्या रहता है, जीरो रहता है। लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम उसको क्या करते हैं, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हम किसी भी इलेक्ट्रॉन को मूव कराते हैं तो उसके बीच कुछ ना कुछ एक गैप रह जाता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में, जिसको हम लोग मीन फ्री पाथ बोलते हैं। तो वैसे कंडीशन में यदि मैं क्या करता हूँ, किसी भी मीन फ्री पाथ होता है और वो जो इलेक्ट्रॉन जो किसी मटेरियल में मूव कर रहा है, रैंडम मोशन कर रहा है, तो फर्स्ट कोलिजन और सेकंड कोलिजन के बीच का जो एक टाइमिंग होता है उसको हम लोग रिलैक्सेशन टाइमिंग बोलते हैं, जिसको हम लोग टाउ बोलते हैं। तो इस तरीक़ा से टाउ पता चल जाता है, एक मीन फ्री पाथ पता चलता है कि एक्चुअली में, चूँकि हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा जो ई इंटू ई होगा, मतलब कह सकते हैं ई क्यू होगा। फोर्स बराबर हम लोग जानते हैं ई इंटू क्यू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक से। तो इस कंडीशन से हम लोग एक फ़ोर्स फाइंड करते हैं, फ़ोर्स हमको पता चल जाता है। जैसे हमको फ़ोर्स पता चलता है तो हम लोग उसमें एक एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, उसके मास से डिवाइड करके एक्सेलरेशन निकलता है तो वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, किसी रिलैक्सेशन टाइमिंग में कितना मीन फ्री पाथ उसका बन रहा है। तो एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट, इनिशियल वेलोसिटी जीरो होता है तो हाफ एट स्क्वायर रख के कर लेते हैं। तो हाफ होता है ए का वैल्यू कैपिटल ई स्मॉल ई डिवाइडेड बाय एम होता है, टी का टाउ स्क्वायर होता है। मतलब कि आप कह सकते हैं कि ई कैपिटल ई टाउ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m से हम लोग एक डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं जिसको लैम्डा कहते हैं। और बाकी मीन फ्री पाथ हमको पता चल गया, रिलैक्सेशन टाइमिंग टाउ है, तो उससे हम लोग उसका क्या निकाल लेते हैं, वी डी निकाल लेते हैं। वी डी मीन्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल ले रहे होते हैं। तो इस तरीक़ा से भी हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। एक हम लोग का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्मिनोलॉजी में जो है हमारा क्या होता है, एन आई ए ई करके जो हम लोग एक वी डी कर ले रहे होते हैं, क्योंकि आई बराबर होता है एन ई ए वी डी हो रहा होता है, जिसमें वी डी हमारा एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है। क्योंकि किसी भी क्रॉस सेक्शन से हमारा कितना इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है पर यूनिट वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, मीन्स कहने का मतलब यहाँ पे दोस्तों समझना थोड़ा टफ लग रहा है मुझे, क्योंकि जब तक मैं इसे बोर्ड में नहीं बताऊँगा तब तक आप पूरा क्लियरिटी के साथ नहीं समझ पाएंगे। लेकिन फिर भी मैं यहाँ सजेस्ट कर देता हूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप जितना जल्दी हो सके ड्रिफ्ट वेलोसिटी को ज़रूर देखें कि आखिर उनको कैसे फाइंड करेंगे। फिर आप ओम्स लॉ देखते हैं, तो ओम्स लॉ भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप देखते हैं कि वी वाई आई का जो रेशियो रहता है हमेशा कांस्टेंट होता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, तो इससे आपको ओम्स लॉ मिल जाता है। फिर आप सर्किट थ्योरी देखते हैं, सर्किट थ्योरी ओम्स लॉ पे एक सवाल बनाते हैं। फिर इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रिसिटी में आपके लिए है वो किरचॉफ लॉ है। तो किरचॉफ ने हम लोगों को दो लॉ दिया है, एक केसीएल दिया है और एक केवीएल दिया है। मतलब एक किरचॉफ करंट लॉ दिया है और एक किरचॉफ वोल्टेज लॉ दिया है। तो किरचॉफ करंट लॉ क्या हो रहा होता है, किसी भी जंक्शन पर जो है इनकमिंग करंट एंड आउटगोइंग करंट का जो अलजेब्रिक सम होता है वो जीरो होता है। बीजगणितीय योग जो होता है वो क्या हो रहा होता है, जीरो हो रहा होता है। और साइन कन्वेंशन उन्होंने दिया कि इनकमिंग करंट को हम लोग पॉजिटिव लेंगे और आउटगोइंग करंट को हम लोग नेगेटिव लेंगे। इनकमिंग करंट पॉजिटिव होगा और आउटगोइंग करंट नेगेटिव होगा। जैसे I1 I2 I3 I4 है, इसमें दो करंट I1 I2 इनवर्ट जा रहा है, मतलब इनकमिंग है, बाकी सब आउटगोइंग है। तो आप कह सकते हैं I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं कि इनकमिंग करंट I1 प्लस I2, आउटगोइंग करंट I3 I4 I5। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ये हमारा किरचॉफ करंट लॉ होता है। एक होता है किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको हम लोग केवीएल कहते हैं, जो कि बहुत ही अपने आप में इम्पॉर्टेंट होता है। तो केवीएल में चूँकि बोलते बोलते मेरा सांस फूल रहा है, खैर फिर भी मैं इसे कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा क्योंकि 1 घंटा से ऊपर होने जा रहा है, 1 घंटा होने को है। तो बस 10 मिनट और पेशेंस रखिए। मैं इलेक्ट्रिसिटी को शॉर्ट में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को सजेस्ट करते हुए, कुछ बताते हुए मैं उसे कंप्लीट कर देता हूँ। तो केवीएल में उन्होंने बताया कि जो है किसी भी क्लोज लूप में टोटल वोल्टेज सोर्स एंड वोल्टेज ड्रॉप का जो अलजेब्रिक सम होगा वो जीरो के बराबर होगा। किसी भी क्लोज क्लोज मेश में क्या होगा, टोटल वोल्टेज सोर्स एंड वोल्टेज ड्रॉप का जो अलजेब्रिक सम होगा वो क्या होगा, शून्य के बराबर होगा। या फिर इसको आप ये भी कह सकते हैं कि समेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स इक्वल टू समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। समेशन ऑफ वोल्टेज सोर्स एंड वोल्टेज ड्रॉप इन ए क्लोज लूप इज ऑलवेज जीरो। हमेशा किसके बराबर हो रहे होते हैं, ज़ीरो के बराबर हो रहे होते हैं। तो इस तरीके से जो है आप किरचॉफ के वोल्टेज लॉ को भी देख सकते हैं, मतलब केवीएल को भी देख सकते हैं। ये सारा चीज़ यदि आपका कंसिडर हो जाता है तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए एक टॉपिक बनता है, जो बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक माना जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, एक
तार का एक पतंगनुमा स्ट्रक्चर होता है, उसके सारे कमाची पर क्या लगे होते हैं, एक रेजिस्टेंस लगे होते हैं PQRS, बीच में Z, जिसमें सेंटर में क्या रहता है हमारा गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 आ रहा होता है, जिसलिए हम उसको बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज कहते हैं। तो डायगोनल क्रॉस इक्वल होता है, डायगोनल क्रॉस का जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या रहता है, जैसे मान लेता हूँ मैंने PQRS लिया, PQRS लिया तो P और R का क्रॉस और Q और S का क्रॉस जो है क्या होगा मेरा इक्वल होगा, मतलब डायगोनल क्रॉस का जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा, डायगोनल गुणनफल का जो रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होगा वो इक्वल होगा, या फिर एक ऊपर वाला एक नीचे वाला रेजिस्टेंस, एक अपर साइड एक लोअर साइड का रेजिस्टेंस का रेशियो भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है फॉर द बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज। जैसे आप लोग बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज को भी समझते हैं, ये चूँकि किरचॉफ के वोल्टेज लॉ से इसको प्रूव किया जा रहा होता है, दो लूप लिए जा रहे होते हैं, एक लूप 1 एक लूप 2, दोनों में घूम जाइएगा तो ऑटोमेटिकली आपका क्या हो जाएगा, ये बातें प्रूफ हो जाएगा कि डायगोनल क्रॉस इन बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज इज ऑलवेज इक्वल। और इससे बहुत सारे सवाल डिज़ाइन किए जा रहे होते हैं। तो बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज के बाद तो आपने देखा कि बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज को हमने कैसे इस तरह से देखा कि डायगोनल क्रॉस रेजिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल हो रहा होता है। तो बैलेंस वेस्टर्न ब्रिज की तरह ही क्या होता है, मीटर ब्रिज होता है। मीटर ब्रिज से हम लोग किसी भी अननोन रेजिस्टेंस का क्या कर रहे होते हैं, वैल्यू फाइंड कर रहे होते हैं। तो ये कैसे करते हैं, तो इसमें क्या रहता है, 1 मीटर का एक कार्डबोर्ड होता है, उसमें 3 मेटल्स के एक आई सेक्शन और 2 एल सेक्शन, इन्वर्टेड एल सेक्शंस जुड़े होते हैं। एल सेक्शन के एक ऊपर एक नीचे एक होल रहता है, आई सेक्शन में फिर 3 होल्स रहते हैं। उन सब में जो एल सेक्शन और आई सेक्शन से जो फर्स्ट जॉइंट हो रहा होता है वहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स को जोड़ रहे होते हैं, है ना। और फाइनली जहाँ पे जो एक दूसरा एल सेक्शन रहता है और एक आई सेक्शंस रहते हैं, उनके पॉइंट्स के बीच में एक अननोन रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं, और बीच में जो है क्या रहता है, हम लोग गैल्वेनोमीटर्स लेते हैं और इन दोनों एल सेक्शन के लोअर एंड्स पे हम लोग एक मीटर का मैग्नीन का वायर लगा रहे होते हैं, जो 1 मीटर लेंथ का होता है और 1 मीटर का स्केल पे जो कि डिजाइंड होता है, इसलिए इसका नाम हम लोग मीटर ब्रिज रखते हैं। तो इस तरीके से जॉक एक हम लोग गैल्वेनोमीटर को क्लैट करके जॉकी से हम उसका नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट खोजते रहते हैं। तो जहाँ पे नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट मिलता है उससे हम लोग क्या कर ले रहे होते हैं, जो एक रेजिस्टेंस बॉक्स होता है और उसके डायगोनल में जो लेंथ ऑफ द वायर होता है उसका रेजिस्टेंस, उन दोनों का क्रॉस, और जो नॉन रेजिस्टेंस होता है उसके डायगोनल में जो एक वायर होता है उसका उस वायर के लेंथ का रेजिस्टेंस, दोनों को हम लोग क्या करते हैं, वेटस्टोन ब्रिज की तरह कंसिडर करके हम उसके किसी भी अननोन रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। या फिर कहाँ पर रेजिस्टेंस पता होता है तो कहाँ पे जो है उसका नल डिफ्लेक्शंस होगा, ये सारी बातों को हम लोग आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। इस बात को सुनिएगा, आपको शायद पता चल जाएगा कि एक्चुअली मैं मीटर ब्रिज किसकी बातें कर रहा हूँ, चूँकि तो पिक्टोरियल फॉर्म है, बिना बनाए जो है इसको समझना थोड़ा टफ होता है, लेकिन फिर भी मैंने ऑर्ली समझाने का कोशिश किया हूँ। एक बार रिकेन करके देखिएगा, रीड ट्राई करके देखिएगा। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके लिए रहता है एमीटर एंड वोल्ट मीटर। तो एमीटर को हम लोग सर्किट में हमेशा सीरीज में लगाते हैं, और एक आइडियल एमीटर का जो हमारा क्या रहता है, रेजिस्टेंस रहता है, वो लगभग 0 के बराबर होता है। तो एमीटर को बनाते कैसे हैं, एक्चुअली में उसको सर्किट में तो हम लोग सीरीज में अप्लाई करते हैं, लेकिन जब वो हम लोग बात करते हैं उसको डिज़ाइन कैसे करेंगे, तो एक गैल्वेनोमीटर्स लेते हैं, और गैल्वेनोमीटर जो कि करंट बर्दाश्त नहीं कर पाता है, बहुत ही नाजुक होता है, तो उसको बचाने के लिए हम लोग उसके पैरेलल में एक शंट लगा देते हैं। तो गैल्वेनोमीटर में जैसे आप एक शंट लगा देंगे, पैरेलल में एक वायर लगा देंगे, शंट एक लो रेजिस्टेंस का वायर होता है, तो एक जो डिवाइस जनरेट होगा उसी को हम लोग एमीटर बोलेंगे, और सर्किट में हम इसको सीरीज में लगाएंगे। बस इतना आपके लिए काफ़ी होगा। और एक चीज़ ध्यान रखना है, इस पर जो भी सवाल आएगा, तो शंट में जो करंट जा रही है वो बहुत ही हैवी होता है, और गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा होता है बहुत ही लेस होता है। यदि मान लेते हैं आई करंट इंटर कर रही है किसी भी वायर से, और वो 2 पाथ में डिवाइड हो रहा है, एक शंट की तरफ और एक गैल्वेनोमीटर की तरफ, तो गैल्वेनोमीटर में करंट बहुत ही 0.001 मिली एम्पियर्स या एम्पियर्स फाइंड जा रहे होते हैं, और शंट में बहुत मैक्सिमम, क्योंकि उसको लो रेजिस्टेंस का वायर है, और करंट का एक नेचर होता है कि हमेशा उसी पाथ को चुनता है जिस पाथ का रेजिस्टेंस बहुत ही कम होता है। तो इस तरीक़े से देखेंगे कि वोल्टेज ड्रॉप इन शंट और वोल्टेज ड्रॉप इन गैल्वेनोमीटर इक्वल होता है। इसको करने से आपके हर सवाल का समाधान हो जाएगा। मतलब शंट का यदि रेजिस्टेंस एस है, उसमें करंट जो गया है वो यदि I1 है, तो एस इंटू I1, और नीचे यदि हमारा क्या गया है, करंट I माइनस I1 गया है गैल्वेनोमीटर में, तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस G इंटू I माइनस I1 यदि करते हैं तो आप, और ये दोनों वोल्टेज ड्रॉप को यदि इक्वल करते हैं, तो कोई भी डाटा जो आपसे एमीटर से रिलेटेड पूछा जाएगा वो आप उसको फाइंड कर सकते हैं न्यूमेरिकली भी। लेकिन फ़िलहाल आपके लिए आपके सिलेबस में बस इतना ही पूछा जाएगा कि हम लोग एक्चुअली में एमीटर बनाते कैसे हैं। तो आप कहेंगे गैल्वेनोमीटर में हम लोग क्या कर देंगे, एक पैरेलल में एक शंट लगा देंगे, लो रेजिस्टेंस का वायर जोड़ देंगे, तो एक डिवाइस जनरेट होगा जिसको हम लोग एमीटर कहेंगे, और वो एमीटर बनने के बाद हम लोग सर्किट में उसको सीरीज में अप्लाई करेंगे, दैट्स ऑल। और एक आइडियल एमीटर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा।
इतना यदि ध्यान रखते हैं तो आप एमीटर पे सारे क्वेश्चन को डिज़ाइन कर पाएंगे। और फाइनली एक जो एक डिवाइस बच रहा है वो एक वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर को भी हम लोग गैल्वेनोमीटर की ही सहायता से बनाते हैं, लेकिन एक्चुअली में इसे हम पैरेलल में जोड़ते हैं। तो पैरेलल में जोड़ने की वजह से जो है यदि गैल्वेनोमीटर केवल पैरेलल में जोड़ देते हैं तो वो सारा करंट उसी में जाने लगेगा, गैल्वेनोमीटर में जाने लगेगा और हमारे लोड को करंट नहीं जाएगा। इसलिए उसमें हम लोग बहुत ही हाई रेजिस्टेंस का वायर जोड़ देते हैं सीरीज़ में। मतलब यदि आपको बनाना होगा यदि गैल्वेनोमीटर से वोल्ट मीटर, तो आप गैल्वेनोमीटर के सीरीज़ में एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस का वायर जोड़ देने पर जो एक डिवाइस जनरेट होगा उसे आप वोल्ट मीटर कहेंगे और वो डिवाइस बनेगा तो आप उसको सर्किट में पैरेलली डिज़ाइन करेंगे। और इसमें भी कंसेप्ट सेम काम कर रहा होता है कि गैल्वेनोमीटर वो हाई रेजिस्टेंस का वायर यदि कैपिटल आर है तो उसका लोड टोटल गैल्वेनोमीटर का लोड प्लस रेजिस्टेंस का लोड, हाई रेजिस्टेंस का लोड दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब जी प्लस आर करेंगे और उसमें करंट चूँकि बहुत ही कम जा रहा होगा मीन्स I1 जा रहा होगा तो उसका प्रोडक्ट इक्वल टू होगा जो हमारे लोड में जो करंट जा रहा है, लोड में जो करंट आ रहा है वो I-I1 का जो प्रोडक्ट होगा हमेशा इक्वल होगा। तो इस पे भी किसी तरह के सवाल पूछे जाएँ तो वोल्ट मीटर पे भी आप उसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। इस बात को आप गौर से और कई बार सुनिए, वो सारी बातें आपको समझ में आएगा। एक डिवाइस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियोमीटर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिवाइस है और आपके सिलेबस में भी है। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि एक्चुअली में पोटेंशियोमीटर्स क्या होते हैं। तो हम लोग एक पोटेंशियोमीटर की बातें करते हैं। पोटेंशियोमीटर भी एक पोटेंशियल मेजरिंग डिवाइसेस है। ये पोटेंशियल भी मेजर करता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर करता है, वोल्टेज भी मेजर करता है। तो आप कहोगे कि वोल्ट मीटर तो मैंने भी देखा ही, जो वोल्टेज मेजर करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा, लेकिन एक तो फिर पोटेंशियोमीटर की क्या ज़रूरत पड़ रहा है? पोटेंशियोमीटर इन दोनों वोल्ट मीटर के कंपेयर में ज़्यादा एक्यूरेट मेजर करता है, बट ये बहुत ज़्यादा बल्की होता है। फिर भी मैं इसे क्यों प्रेफर कर रहा हूँ? क्योंकि ईएमएफ ऑफ द सेल, क्योंकि वोल्ट मीटर हमारा सेल के बैटरी के टर्मिनल वोल्टेज मेजर करता है, ना कि सेल का इनर स्ट्रेंथ ऑफ द सेल मेजर करता है। मीन्स वो हमारा क्या मेजर नहीं कर पाता है, वो एक्चुअली में ईएमएफ ऑफ द सेल मेजर नहीं कर पाता है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल मेजर नहीं कर पाता है। और आप कह सकते हैं कि वो हमारा एक कंपेयर ऑफ द टू सेल का ईएमएफ कंपेयर नहीं कर सकता है वोल्ट मीटर, बट जो हमारा जो पोटेंशियोमीटर होता है ये सारे काम कर सकते हैं। तो एक डिफरेंसेस भी आता है वोल्ट मीटर वर्सेस जो है ना क्या पोटेंशियोमीटर, या आप पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो वो केवल वोल्टेज मापता है ना, टर्मिनल वोल्टेज मापता है, लेकिन जो हमारा पोटेंशियोमीटर होता है वो सेल का इंटरनल रजिस्टेंस, ईएमएफ, कंपैरिजन बिटवीन टू सेल्स का ईएमएफ कैसे होगा, वो सारे चीज़ को कैलकुलेट कर सकता है कौन हमारा। याद रखिए मेरे बच्चों, पोटेंशियोमीटर होता कैसा है? पोटेंशियोमीटर एक मीटर के कार्डबोर्ड पर जो है ना 10 वायर ऐसे ऐसे गया हुआ रहता है आगे पीछे करके एकदम सांप की तरह जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग। मतलब जो आप क्या कर रहे होते हैं, कह सकते हैं गिटार में जैसे वायर लगा रहता है वैसे ही जो है 1 मीटर के कार्डबोर्ड पे क्या लगा रहता है, 10 लंबे लंबे उसके एक 10 मीटर का एक लंबा वायर इधर उधर जिग जैग सांप की तरह लगा रहता है। उसमें बैटरी लगाते हैं, है ना। उस बैटरी में हम लोग क्या कर रहे होते हैं कि उसको वोल्टेज दे रहे होते हैं, कितना वी वोल्ट का कोई बैटरी लगाया तो कितना लेंथ पे मैंने दिया, एल लेंथ पर दिया। एल लेंथ का लेंथ कितना है, 10 मीटर। तो आप लिखते हैं कि एल लेंथ में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, वी वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। तो 1 मीटर पे कितना ड्रॉप होगा, वी बाई एल ड्रॉप होगा। तो एक्स लेंथ पे कितना ड्रॉप होगा, तो वी बाई एल इंटू एक्स होगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग उसका पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखते हैं कि आखिर वो वोल्टेज ड्रॉप का ग्रेडियंट डिजाइन कर लेते हैं कि एक्स लेंथ में यदि कहीं नल डिफ्लेक्शन आया है तो बैटरी का वोल्टेज कितना होगा, मीन्स वी बाई एल इंटू एक्स होगा। और ये किसके बराबर होगा, ईएमएफ ऑफ द सेल के बराबर होगा। तो इस कॉन्सेप्ट से आप किसी भी तरह के सेल का जो है क्या निकाल सकते हैं, ईएमएफ निकाल सकते हैं। और इसका कनेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है पोटेंशियोमीटर का। ये एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है, इतना कंट्रोल में रखते हैं क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा जो है ना सूखने लगा है, क्योंकि पानी का ज़रूरत है। क्योंकि मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ वो बहुत ही खुली जगह में शूट कर रहा हूँ, ठंड भी बहुत ज़्यादा है। और फिर भी मैंने ऐसे शूट किया क्योंकि मैं चाह रहा था कि वीडियो आप लोगों को दूँ जो आप लोगों के लिए कुछ काम का हो, और 1 घंटा तो आप देख सकते हैं इसको सुनने के लिए। तो चलिए हम देखते हैं। इतना के बाद जो है ना एक टॉपिक बचाता है आपका मैग्नेटिज़्म का। तो मैग्नेटिज़्म बचता है, फाइनली आपका अल्टरनेटिंग करंट बचता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बचता है। तो एक वीडियो मैं रिलीज़ करूँगा मैग्नेटिज़्म, वो बहुत ही 10-15 मिनट का वीडियो होगा, मैग्नेटिज़्म पे होगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे होगा और अल्टरनेटिंग करंट पे होगा। तो इस सारे 10 मिनट में जो है हमारा क्या हो जाएगा, बुक्स नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं बुक्स 2 पर जो है क्या बनाऊँगा, एक वीडियो बनाऊँगा, बस एक वीडियो, क्योंकि उसमें ऑप्टिक्स की बातें करना पड़ेगा, मॉडर्न फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक और कम्युनिकेशन की बातें करूँगा। इन सारे चीज़ों का एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट दे दूँगा, जिससे आपका एक ओवरऑल आइडिया हो जाएगा। और यदि बाकी मैंने जो भी डेरिवेशन मैंने ऑरली आपको समझाने की कोशिश किया
यदि जिन बच्चों को चाहिए होगा कि नहीं, उनका मैं एक वीडियो प्रॉपर बोर्ड पे आके मैं सब समझाऊँ कि एक्चुअली वो कैसे फाइंड किए जा सकते हैं बहुत ही कम समय में, बहुत ही ट्रिक ले, तो मैं उसके लिए भी वीडियो बनाऊँगा। फ़िलहाल मुझे बहुत ज़्यादा ही गला सूख रहा है, तो मैं अभी आप लोगों से इजाज़त लेना चाहता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग हमेशा मोटिवेटेड रहें और अपने लक्ष्य को लेकर के भी फ़ोकस्ड रहें और पढ़ाई करते रहें। बहुत अच्छा रिज़ल्ट होगा इसके लिए, चिंता बिल्कुल भी ना करें। हम लोग आपके साथ हैं।